नमस्कार, बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। चलिए रुक करते हैं पहली खबर का। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट के बीच चल रही सियासी जंग में रोजाना नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अब कांग्रेस ने दावा किया है कि सचिन पायलट गुट के 3 विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्द ही होटल पहुंच जाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने होटल फेयर माउंट में ठहरे पार्टी के विधायकों से बात करते हुए सोमवार को यह दावा किया। सुरजेवाला ने कहा है कि तीनों ही विधायक 48 घंटे के अंदर होटल फेयर माउंट पहुंच जाएंगे। गौरतलब है कि सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन कर रहे विधायक होटल फेयर माउंट में ही ठहरे हुए हैं। गौरतलब ये भी है कि अशोक गहलोत 102 विधायकों के समर्थन का दावा करते रहे हैं, जबकि सचिन पायलट गुट की ओर से 22 विधायकों के समर्थन का दावा किया जाता रहा है। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर गहलोत सरकार और राज्यपाल के बीच चल रही तकरार के बीच बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के दल बदल का मामला भी कोर्ट में पहुंच गया है। बता दें कि गहलोत सरकार में डिप्टी सीएम और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सचिन पायलट ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए और 25 विधायकों के साथ जयपुर छोड़ दिया। सरकार के नेतृत्व परिवर्तन की मांग पर अड़े पायलट गुट ने दावा किया था कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। इन 25 में से 3 विधायक पहले ही गहलोत का समर्थन कर चुके हैं और इस बीच अब नई खबर ये मिल रही है, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया है कि 3 और ऐसे विधायक हैं जो उनके खेमे के संपर्क में हैं और 48 घंटे के अंदर होटल फेयर माउंट पहुंच जाएंगे। ये सनसनीखेज दावा रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से किया गया है। सुरजेवाला ने कहा है कि तीनों ही विधायक 48 घंटे के अंदर होटल फेयर माउंट पहुंच जाएंगे। सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन कर रहे विधायक होटल फेयर माउंट में ही ठहरे हुए हैं। अशोक गहलोत 102 विधायकों के समर्थन का दावा करते रहे हैं, जबकि सचिन पायलट की ओर से 22 विधायकों के समर्थन का दावा किया जाता रहा है। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर गहलोत सरकार और राज्यपाल के बीच चल रही तकरार के बीच बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के दल बदल का मामला भी आज कोर्ट पहुंच गया। बता दें कि गहलोत सरकार में डिप्टी सीएम और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सचिन पायलट ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए और 25 विधायकों के साथ जयपुर छोड़ दिया था। सरकार के नेतृत्व परिवर्तन की मांग पर अड़े पायलट गुट ने दावा किया था कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। इन 25 में से 3 विधायक पहले ही गहलोत का समर्थन कर चुके हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके डिप्टी रहे सचिन पायलट के बीच चल रही सियासी जंग में रोजाना नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अब कांग्रेस ने दावा किया है कि सचिन पायलट गुट के 3 विधायक उसके संपर्क में हैं और जल्द ही होटल पहुंच जाएंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसके लिए 48 घंटे का समय भी दिया है। उन्होंने कहा है कि 48 घंटे के अंदर तीनों विधायक को होटल पहुंच जाएंगे। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन कर रहे विधायक होटल में ही ठहरे हुए हैं। होटल फेयर माउंट में ही ये ठहरे हुए हैं और इसी होटल में पहुंचने का दावा रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पायलट गुट के 3 विधायक हमारे संपर्क में हैं और 48 घंटे के अंदर वे होटल पहुंच जाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने होटल फेयर माउंट पर ठहरे पार्टी के विधायकों से बात करते हुए सोमवार को यह दावा किया। आपको बता दें कि जब सचिन पायलट ने बगावती तेवर अख्तियार किए थे, उसी समय 25 विधायकों के साथ उन्होंने जयपुर छोड़ दिया था। सरकार के नेतृत्व परिवर्तन की मांग पर अड़े पायलट गुट ने दावा किया था कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। इन 25 में से 3 विधायक पहले ही गहलोत का समर्थन कर चुके हैं। अब बचे हुए 22 विधायकों में से भी 3 विधायकों का ऐसा कहा जा रहा है कि वे गहलोत गुट के संपर्क में हैं और 48 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाएंगे। ये दावा रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से किया गया है, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा है कि ये तीनों विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्दी ही होटल फेयर माउंट में पहुंच जाएंगे। जहां पार्टी के अन्य विधायक ठहरे हुए हैं, वहां पर ये तीनों भी 48 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। हालांकि ये 3 विधायक कौन हैं, अभी इनके नामों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन ये सनसनीखेज दावा किया गया है। हालांकि इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि पायलट गुट के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही हो, इस तरह से भी देखा जा सकता है। और हो सकता है कि 3 विधायक वाकई में गहलोत गुट से संपर्क में हो और आना चाहते हो दोबारा, और कहीं ना कहीं ये जो दावा किया जा रहा है 48 घंटे के अंदर होटल फेयर माउंट में पहुंचने का, वो सही साबित हो जाए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से दावा किया गया है पायलट गुट के 3 विधायक उनके संपर्क में हैं, कितनी सच्चाई नजर आ रही है इन दावों में?
बिल्कुल पल्लवी, आप सही कह रहे हो। जिस प्रकार से आज रणदीप सुरजेवाला ने होटल फेयरमाउंट के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाहर, उसमें दावा किया है कि तीन विधायक हैं पैड ग्रुप के, वो उनके खेमे में हैं, उनके समर्थक में हैं और उनको बाड़ेबंदी कर रखी है, जबरन उनको कैद कर रखा है। वहीं पे पल्लवी एक चीज सामने ये भी आ रही है, क्योंकि लगातार जो पैड खेमे के विधायक जो बाड़ेबंदी में हैं, उन्होंने वीडियो जारी कर सोशल मीडिया पे जारी किया है कि हम किसी बाड़ेबंदी में नहीं है और न ही किसी की जबरन यहाँ पे रोके हुए हैं। हम अपनी मर्जी से हैं। गहलोत सरकार ने ये काम नहीं करा, हमारा वो काम नहीं करा। तो ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं साफ हो जाता है। और वहीं पर मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, अगर हम बात करें राजस्थान की सियासी दंगल का, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कलराज मिश्र द्वारा विधानसभा सत्र को बुलाने की मांग को ठुकराना। लेकिन आज से जो सामने बात आई है, 3 विधायकों को लेकर जो बात आई है अभी थोड़ी देर पहले ही, उसमें कलराज मिश्र का अभी ट्वीट आया है कि उन्होंने 2 स्टेटमेंट जारी करके 2 नोटिस जारी किए हैं, 2 मुख्य बिंदु कारण बताओ स्पष्ट तो वो नोटिस जारी किए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। उन्होंने साफ कहा है कि यदि इस सियासी संकट के बीच कोरोना के काल में अगर विधानसभा सत्र बुलाया जाए, तो उन्होंने पहला सवाल ये किया है कि आप विश्वास मत प्रस्ताव चाहते हैं। यदि किसी भी परिस्थिति में विश्वास मत हासिल करने की कार्रवाई की जाती है, तो यह संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव की मौजूदगी में होना हो। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी उन्होंने सुनिश्चित की है। वहीं पर दूसरा यह है कि जो विधायक आएंगे उनकी सोशल डिस्टेंसिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। तो कुल मिला के पल्लवी ये साफ हो जाता है कहीं ना कहीं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार जो है खतरे में नजर आ रही है साफ साफ। क्योंकि पहले ये तकरार छोटी मोटी आपसी तकरार थी, राजनीतिक तकरार थी, लेकिन आज ये व्यक्तिगत रूप ले चुकी है। क्योंकि पिछले दिनों सचिन पायलट ने भी ये साफ कर दिया था अपने स्टेटमेंट में कि मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है, कांग्रेस पार्टी से नहीं है। मैं बीजेपी में कदम नहीं जाऊंगा और बीजेपी मैं को हरा कर आया हूं मैं, और उस डिप्टी सीएम के पद पर पहुंचता, लेकिन मेरी बदकिस्मती रही है। तो ऐसे में साफ पल्लवी कहीं ना कहीं सरकार जो है कांग्रेस की वो खतरे में नजर आ रही है। पल्लवी, संदीप, गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब सचिन पायलट ने बागी तेवर अख्तियार किए थे तो 25 विधायकों को लेकर चले गए थे। उन 25 में से 3 विधायकों ने बाद में गहलोत को अपना समर्थन दे दिया। तो ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि हो सकता है 3 और विधायक कांग्रेस के संपर्क में हो। बिल्कुल पल्लवी, ये कहना कहता है गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार से आपने बताया कि 25 विधायकों में 3 विधायक वापस आ गए थे और आज भी 3 विधायकों के दावा कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6 विधायक जो बसपा के थे पहले, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था राज्यसभा चुनाव में। और आज की स्थिति यह है कि बसपा की जो सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने नोटिस जारी करके व्हीप जारी किया है उन्होंने, और व्हीप जारी करते हुए उनको उनके कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। यहीं पे जो उनके जो नुमाइंदे थे, उन्होंने हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई थी और उन 6 विधायकों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं पे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया, साफ ठुकरा दिया। हाईकोर्ट ने साफ माना इस चीज को कि कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार और आपसी मतभेद हैं, जो मैं हाईकोर्ट जो है या कोर्ट है, इनकी सुनवाई को तैयार नहीं है। तो पहले साफ हो जाता है कि रणदीप सुरजेवाला ने जो कहा है, 3 विधायकों के आने के स्टेटमेंट दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनकी बातों में सच्चाई है। और अब आप देखने वाली बात ये होगी कि आने वाला समय किस पक्ष में बैठता है, या फिर जो भी है कि विधायक जो है किस पक्ष में आते हैं या नहीं आते हैं। पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल प्रताप पूनिया जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं प्रताप पूनिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। हाँ जी, बिल्कुल। प्रताप जी, देखिए, मैं आपसे जानकारी चाहती हूँ। सर, लगातार ये दावा किया जा रहा है रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से कि 48 घंटे के अंदर पायलट गुट के 3 विधायक हमारे पास होंगे, हमारे होटल में पहुंच जाएंगे। कितनी सच्चाई इन दावों में? हाँ जी, सच्चाई तो है ही। जब हमारे प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहे हैं तो उसमें बात में कोई न कोई सच्चाई तो है ही। लेकिन किस दावे के साथ आप कह रहे हैं सर? नाम बता पाएंगे कि कौन से 3 विधायक आपके संपर्क में हैं? फिर नाम तो देखो, राष्ट्रीय जो प्रवक्ता बोलता है ना कोई बात में लॉजिक होता है, इसलिए बोलता है। उसको पता होता है कि कौन आ रहे हैं, तो उनको पता है जब बता रहे हैं आप। हो सकता है दबाव बनाने की राजनीति भी की जा रही हो कि किसी तरह से अंडर प्रेशर में लाया जाए। देखो साहब, अंडर प्रेशर तो आपने भारतीय जनता पार्टी सेंटर की और राजस्थान की कर रही है। वो अंडर प्रेशर में कांग्रेस की सरकार बनी है, लोकतंत्र को खत्म करने के चक्कर में कर रहे हैं। अंडर प्रेशर तो कांग्रेस को ला रहे हैं। राजस्थान की सियासत में आप बीजेपी का नाम बार बार लाते हैं सर। देखिए, हो सकता है उनकी भूमिका हो, लेकिन यहाँ तो लड़ाई 2 गुटों की साफ तौर पर नजर आ रही है। बार बार बात सामने निकल कर आ रही है, गहलोत गुट और पायलट गुट। नहीं, ये तो गहलोत गुट और पायलट गुट तो मनाया गया ना, पहले थोड़ी था। ये आज पायलट साहब बैठे हैं वहां उनके हरियाणा में रिसोर्ट में, तो सरकार कहाँ है उसकी? किसकी सरकार है वहां पे? उस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की है।
उनके हरियाणा ये में सर, हमारे हरियाणा तो भारत का है, वहां पर तो कोई भी जा सकता है। अगर वो होटल है वहां पर अगर वो ठहरे हुए हैं और बार हाँ, बार पायलट की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा, फिर उसके बाद अब कहाँ दिक्कत आ रही है? तो उसको दिक्कत नहीं आ रही तो आगे मिले ने हमारे बड़े जो सीनियर लीडर उनसे बात करे बैठ के, कोई मना थोड़ी कर रहा है किससे इस बात बात के करे? लिए। गहलोत से बात करे, जो निकम्मा नकारा कैसे कैसे शब्दों के साथ उपाधि अरे दे सर, चुके हमारे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से बात करें, राहुल गांधी से बात करें, प्रियंका गांधी से बात करें, हमारे राजस्थान के प्रभारी हैं पांडे जी, उनसे बात करें। सर बातचीत चल रही होगी तभी अभी तक कांग्रेस से ना तो उन्हें निकाला गया है, ना उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, ना उन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन की है, ना उन्होंने कोई नई पार्टी बनाई है। बातचीत तो चल ही रही है ना। बात अब यहाँ पर यह है बातचीत कि राजस्थान की सियासत में अब उनकी एंट्री के लिए क्या आपने स्कोप छोड़ा है? नहीं नहीं, हम तो हमारा तो स्कोप है भी, हमारा आदमी घर का आदमी कोई भटक जाता है तो घर आता है तो वापस उसके लिए नकारा थोड़ी होता कोई बात। चाहे उसे हम नकारा कह दें, निकम्मा कह दें, चांदी की चम्मच जाने और क्या क्या बातें कह दें, लेकिन उसके लिए रास्ते अभी बंद नहीं हैं। आपको क्या लगता है सर कि किसी के सम्मान को इतना ठेस पहुंचाएंगे उसके बाद वो वापस आ जाएगा आपके पास? कई कई बार क्या है, पॉलिटिक्स राजनीति के हिसाब से बोला जाता है, ये कोई जरूर थोड़ी है कि एक बार कह दिया इसका मतलब बार बार कहते हैं, कोई एक कौन बार कहता है नहीं बार-बार सर, अशोक गहलोत की तरफ से बार बार निशाना साधा जाता रहा है। अरे सिर्फ नहीं एक नहीं बार का मैडम, ऐसी बयान कोई नहीं बात है, नहीं है, आप लोग सिर्फ मीडिया एक बार वाले का बयान नहीं है प्रताप पूनिया जी, सिर्फ एक बार का बयान नहीं है। एक अच्छी बार ही इंग्लिश बोला है बोल वो देने पायलट। से या हैंडसम हो जाने से ये किसके शब्द थे? वो तो कई बार क्या राजनीति में बोलना पड़ जाता है, आदमी जब दबाव की राजनीति हो जाती है, जब घर गए आदमी बाहर निकलता है तो उसको मन में आती बात बोल ही देता है। अब भारतीय जनता पार्टी वैसे पीछे लगी हुई है शुरू से ही, भी सरकार गिराने के चक्कर में, तो क्या करे आदमी। तो आप भारतीय बात तो वो जनता है ना, पार्टी को बोलते ना, आपने तो अपने ही घर के आदमी के लिए ये तमाम बातें कह दी सर। भी घर का आदमी जब विरोध कर रहा है तो विरोध नहीं चलिए, करना चाहिए उसको। आपने जब कम से कम ये तो माना कि दबाव की राजनीति हो रही है, आपने ये शब्द बोले सर, ये अब आपके मुंह से निकले हैं। कम से कम आपने तो माना कि दबाव की राजनीति दोनों पक्षों की तरफ से की जा रही है और हो सकता है उसी राजनीति दबाव के की तहत। राजनीति तो हो रही है कि भी दिल्ली वाले और क्या करें, दबाव भारतीय जनता पार्टी वाले और क्या करें। भी आज राज्यपाल के पास 2 बार विधायक दल की मीटिंग करके प्रस्ताव दे दिया, उसके बाद भी वो संसद विधानसभा सत्र नहीं बुला रहे, तो इससे दबाव की राजनीति और क्या हो गई। उस दबाव की राजनीति में अब आप बात घुमा रहे हैं प्रताप जी, उस दबाव की राजनीति में क्या गहलोत साहब पायलट को कुछ भी बोलेंगे? उनके ऊपर किस तरह का दबाव बनाया जा रहा था? क्या पायलट की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि आइए आप मेरे लिए कुछ भी कहिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पायलट के साथ हैं, जैसे मुरारी मीणा जी ने कहा, वेद प्रकाश ने कहा, और अपने ये मोदी जी ने, विधायक जी ने कहा कि हम तो कांग्रेस आते, कांग्रेस तो आ जाओ ना, घर बैठ के बात करो ना। भी आज घर का मुखिया कुछ बोल रहा है तो उससे बैठ के बात करो, भी आप ऐसे किसको बोल रहे हो। आना चाहिए ना आदमी, आगे बात तो करे ना। अब मैं बैठा हूँ राजस्थान में, आप बैठे हो पंजाब में, तो बात कहाँ हो आदमी की, बात तो वो है ना। सर ऐसा है, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले इस बात के लिए मैंने आपको कहा कि बातचीत तो चली रही है ना, अभी तक उन्हें कांग्रेस से नहीं निकाला गया। आप घर की लड़ाई को सड़क कांग्रेस से से तो लेकर पहले नहीं हाईकमान निकाला, से पहले लेकर कब हाई निकाला कोर्ट तक कांग्रेस। पहुंचा चुके हैं, सुप्रीम हाँ। कोर्ट तक चला गया ये मामला। घर की लड़ाई थी, आप कह रहे हैं कि घर में ऐसा हो जाता है, तो घर की लड़ाइयां बाहर कैसे आ गई सर? इसमें बीजेपी बात को आप भूमिका, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी की इसमें भूमिका नहीं है, बीजेपी की इसमें भूमिका है, लेकिन किस तरह की राजनीति आपके खुद के खेमे के अंदर हो रही है? अरे बीजेपी की भूमिका जब भी तो वो निकल के चले गए ना, घर से निकल के बाहर चले गए ना। अब उनको जाना नहीं चाहिए, बात बैठ के बात करते, पहले मुखिया से बात करते, हमारे दिल्ली में जो मुखिया बैठे हैं उनसे बात करते बैठ गए भी मेरे साथ ये हो रहा है। भी आज उनको क्या नहीं दिया कांग्रेस ने, ये बताओ ना आप। भी आज उप मुख्यमंत्री है, 2 स्टेट का 2 कैबिनेट मंत्री वो था, प्रदेश अध्यक्ष वो था, क्या नहीं था उनके पास। आप पद पर बिठा दीजिए और सामने वाले इंसान की चले नहीं तो फिर ये भी सर शोभा नहीं देता है। पद पर आसीन कर देने से और फिर बातें ना मानना, ये भी अपने आप में ही एक अच्छी खासी राजनीति की गई थी। वो तो मैडम आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, राजनीति जो आदमी करता, आप चैनल लेके बैठे हो, दिल्ली वाले 2 ही बताते हैं ना, अमित शाह और मोदी जी पूरा हिंदुस्तान चला रहे हैं, वो 2 बैठ गए, उसके बारे में तो कोई नहीं कहता है। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं सर? हैं? आप क्या कहना चाहते हैं इस बात भी पर? तानाशाही तो सभी कर रहे नहीं है बैठे, दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कर रहे हैं। राजस्थान में जब स्थिर सरकार है उसको गिराने के लिए उन्होंने क्या हथकंडा नहीं अपनाया।
ठीक है, लेकिन सर फिर भी सलाह है कि अपने कुनबे को आप संभाल कर रखिए। एक के बाद एक आपका हर राज्य में कुनबा इसी तरह से टूटता जा रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी मंथन की जरूरत है, और जिस तरह से गहलोत जैसे नेता बैठे हुए हैं जो अपने जूनियर्स को कुछ समझना ही चाहते हैं, उन्हें भी विचार विमर्श की बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप पूनिया जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो लगातार इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है और कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति अब यहाँ पर नजर आ रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जिस तरह से दावा किया है कि 3 विधायक पायलट गुट के हमारे संपर्क में हैं और 48 घंटे के अंदर वो होटल आ जाएंगे, हो सकता है ये दबाव की राजनीति, और हो सकता है कि वाकई में 3 ऐसे विधायक हो जो संपर्क में हो। खैर, ये तो आने वाले 48 घंटों में तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि किस तरह की राजनीति अब गहलोत गुट की तरफ से की जा रही है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar, who secured 99.75%, was awarded ₹2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens the schools. Prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Admissions in CMS for Montessori, nursery to class 11th are open. Contact concerned CMS campus. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह के पहले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के एक मशवरे पर विवाद शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे की ओर से राम मंदिर का भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने पर सुझाव देने पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि ये बयान शिवसेना के पतन का परिचायक है। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में कोरोना काल के बीच मंदिर का भूमि पूजन कराने को लेकर यह सुझाव दिया था। ठाकरे ने अयोध्या के कार्यक्रम की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्माण कार्य के औपचारिक आरंभ की वकालत की थी। विश्व हिंदू परिषद कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, मुझे उद्धव ठाकरे का वक्तव्य देखकर आश्चर्य हुआ, जिसमें उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के लिए भूमि पूजन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने का सुझाव दिया। यह सुझाव केवल एक अंधे विरोध करने की भावना से आया है। आलोक कुमार ने कहा कि यह शिवसेना का कैसा पतन है जिसे कभी बाला साहब ठाकरे ने प्रखर हिंदुत्व की राजनीति के लिए गढ़ा था। तो अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह के पहले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के एक सलाह मशवरा पर विवाद शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे की ओर से राम मंदिर का भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने का सुझाव देने पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि यह बयान शिवसेना के पतन का परिचायक है। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में कोरोना काल के बीच मंदिर का भूमि पूजन कराने को लेकर यह सुझाव दिया था। ठाकरे ने अयोध्या के कार्यक्रम की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्माण कार्य के औपचारिक आरंभ की वकालत की थी। विश्व हिंदू परिषद कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, मुझे उद्धव ठाकरे का वक्तव्य देखकर आश्चर्य हुआ है, जिसमें उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के लिए भूमि पूजन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने का सुझाव दिया। यह सुझाव केवल एक अंधे विरोध करने की भावना से आया है। आलोक कुमार ने कहा कि यह शिवसेना का कैसा पतन है जिसे कभी बाला साहब ठाकरे ने प्रखर हिंदुत्व की राजनीति के लिए गढ़ा था। तो उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद उनकी किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। वो अपने ही इस बयान पर अब घिर गए हैं। लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तमाम जो ऐसे हिंदू संगठन हैं वो उनके इस बयान पर आपत्ति जता रहे हैं। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी उनके इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन का समारोह है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम को लेकर तमाम सवाल जो है वो उठाए जा रहे थे विपक्ष की ओर से। कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में समारोह आयोजित करने की अभी अनुमति नहीं है। तो इसी के मद्देनजर, कोरोना काल के मद्देनजर जो तमाम विपक्षी संगठन हैं उनका ये कहना था कि इस कार्यक्रम को या तो स्थगित किया जाना चाहिए था। और इसी बीच उद्धव ठाकरे का ये बयान आया है कि ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकता था। औपचारिक रूप से आपको शुभारंभ करना था तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जा सकता था। जैसे ही उन्होंने ये सुझाव दिया तो इसके बाद वो अपने ही बयान में फंसते हुए घिरते हुए नजर आए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि यह बयान शिवसेना के पतन का परिचायक है। आपको बता दें कि शिवसेना प्रखर हिंदुत्व की राजनीति के लिए जानी जाती रही है। ऐसे में अब उनके इस बयान पर सवाल खड़े होना लाजमी है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। मुरारी सिंह, पूरी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी। शिवसेना की तरफ से बयान आया है कि जो राम मंदिर का आप शिलान्यास करने जा रहे हैं उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर दीजिए। जी, और ये एक बड़ा बयान माना जा रहा है जिसे लेकर के राजनीति भी पूरी तरह से तूल पकड़ ली है। वहीं के अध्यक्ष आलोक कुमार ने जिस तरीके से बयान दिया है, सीधा सीधा उन्होंने शिवसेना पर निशाना साधा है और पूछा है क्या ये वही बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व वाली राजनीति है? क्या शिवसेना इस तरीके का बयान देकर अपना पतन कराना चाहती है? तो कहीं न कहीं जिस तरीके का उद्धव ठाकरे का ये बयान था, एक सुझाव के तौर पर उन्होंने दिया था कि जिस तरीके से कोरोना महामारी है और बीमारी फैल रही है, ऐसे में जो शिलान्यास है, राम जन्मभूमि का उद्घाटन है, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाए और उसे लेकर के अब कहीं न कहीं विश्व हिंदू परिषद सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। जी मुरारी सिंह, तो उनके इस बयान को किस तरह से देखा जाए? कोरोना का इफेक्ट माना जाए या कांग्रेस के साथ गठबंधन में बैठे हैं इसका इफेक्ट माना जाए? देखिए, पिछले 2-4 दिनों में जब से श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास की बात कही गई थी, उसके बाद से महाराष्ट्र के नेताओं में बयानबाजी शुरू हो गई थी। खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इस मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया था कि क्या कोरोना की जो बीमारी है वो मंदिर निर्माण से चली जाएगी। तो इस तरीके की आलोचना पहले ही एनसीपी प्रमुख कर चुके हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री की और उनकी मुलाकात और बातचीत भी हुई थी और उसके बाद इस तरीके का सुझाव जिस तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ मिलकर जो सरकार चला रहे हैं, जिस नाव पर या जिस राह में एनसीपी और कांग्रेस उन्हें लेकर जा रही है, उस राह में वो जाने के लिए मजबूर है। जी मुरारी सिंह, देखिए, इस चीज के हम भी पक्षधर नहीं है कि कोरोना काल के चलते कोई बड़ा कार्यक्रम, सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाए, लेकिन जिस तरह से लड़ाई लड़ी गई, लंबी लड़ाई लड़ी गई इस मंदिर निर्माण के लिए, अब चूंकि इसका शिलान्यास होने जा रहा है तो ऐसे में देश की जनता की भावनाएं जुड़ी हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं शिलान्यास करने, तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों परेशानी हो रही है राजनीतिक पार्टियों को? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का तो कहना ही होगा कि विपक्ष की भूमिका में विपक्ष आवाज उठाता है, मुद्दे बनाता है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा जो उठ रहा है वो सबसे ज्यादा शिवसेना के ऊपर उठ रहा है। हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे वही थे जब राम मंदिर विवाद हुआ था, अयोध्या विवाद हुआ था, उस समय उन्होंने कहा था कि हाँ, इसमें हमारे शिव सैनिक थे और उन्होंने बड़ा गर्व महसूस किया था। लेकिन उन्हीं के पुत्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसमें जो नाराज है, कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि उन्हें भी आमंत्रित जो है कि वहां पर आमंत्रण भेजना चाहिए था। शिवसेना को भी इस मंदिर के निर्माण में कहीं न कहीं सामने एक अतिथि के रूप में लाना चाहिए था। तो जो नाराजगी थी उनकी, वो साफ तौर पर देखी गई और यही वजह था कि उन्होंने एक सुझाव के तहत जो है कोरोना काल का हवाला देते हुए एक तंज भी कसा है। जी अच्छा, उनकी अपनी ही खुद की नाराजगी भी चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी मसले पर चर्चा को आनंद त्रिपाठी जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आनंद त्रिपाठी जी, आप किस तरह से देखते हैं उद्धव ठाकरे के इस बयान को कि शिलान्यास आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर दीजिए? क्या महागठबंधन में वो बैठे हुए हैं, महाआघाड़ी को लेकर ये देखा जाए या फिर वाकई में उन्हें कोरोना की चिंता हो रही है? नहीं, ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक सुझाव है और इस सुझाव पर देश में बहुत बहस की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है और विश्व हिंदू परिषद ने जरूर प्रतिक्रिया दी है। वो उस रेफरेंस में प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि शिवसेना का जो इतिहास रहा है वो राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ने वाला रहा, तो उनको थोड़ा सा दुख हुआ है। लेकिन मूल बड़े प्रश्न के तौर पर अगर इसे देखा जाए तो उद्धव ठाकरे इस बात से चिंतित हैं कि उन्हें इस राम मंदिर के निर्माण की पूरी प्रक्रिया और उससे अलग कर दिया गया है, जिससे वो लगता है कि उनकी जो पीछे के कार्य थे उसको महत्व नहीं दिया जा रहा और उसी का परिणाम है ये कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। कोरोना की कोई खास चिंता नहीं है क्योंकि कोरोना से लड़ने में महाराष्ट्र में कोई उनकी भूमिका बहुत प्रशंसनीय नहीं दिख रही है। लेकिन इस तरह के बयान देकर भी तो वो कहीं ना कहीं अपनी छवि को ठेस पहुंचा रहे हैं। एक प्रखर हिंदुत्व की राजनीति के लिए उन्हें और उनकी पार्टी को जाना जाता रहा है। अगर इस तरह का बयान वे देंगे तो क्या ये उनकी छवि पर एक ठेस के रूप में नहीं देखा जाएगा? हाँ,
नहीं, उसको आप ऐसा कह सकते हैं। देखिए, हिंदी सामना के इंटरव्यू में उद्धव जी ने ये बात उठाई थी। सामना के संपादक राउत साहब ने उनसे ये सवाल किया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मेरा सुझाव है ये कि इस तरह का कर दिया जाए। तो मैं जो कहता हूँ कि उद्धव ठाकरे और राउत साहब दोनों आत्ममुग्ध किस्म के लोग हैं और आत्ममुग्धता में जी रहे हैं, और वो महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार से लगातार पीछे जा रहे हैं, और उससे उन्होंने बराबरी करने के लिए ये तरीका अपनाया है। आप जो कह रहे हैं हिंदू वोट बैंक में उनका असर हो सकता है कम हो, लेकिन आज वहाँ महाराष्ट्र में उनको चुनाव होता नहीं दिख रहा है, इसलिए उन्हें हिंदू वोट बैंक की ज्यादा चिंता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से शरद पवार ने भी कुछ दिन पहले ही बयान दिया था मंदिर निर्माण को लेकर कि अगर कुछ लोगों को ये लग रहा है कि इससे कोरोना चला जाएगा, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला। ये पूरे गठबंधन ने क्या इसके लिए कोई रणनीति तय की हुई है कि हमें इसको लेकर विरोध करना है? नहीं, रणनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अतिरिक्त देश के सभी विपक्षी दलों में कोई सहमति नहीं है, आम सहमति जैसी चीज नहीं है कि उन्हें मंदिर बनने के भूमि पूजन या बनने का विरोध करना चाहिए या समर्थन करना चाहिए। वो असमंजस की स्थिति में है, उसमें जिसको कोई अचानक से कोई बात समझ में आती है किसी नेता को, वो बोल जाता है। रणनीतिक तौर पर लोग असमंजस की स्थिति में हैं, न वो इसका समर्थन कर पा रहे हैं विपक्षी लोग, न इसका विरोध खुलेआम कर पा रहे हैं। तो उसका परिणाम है कि इस तरह से एक विभाजित राय कभी कभी कहीं किसी कोने से, सेक्शन से आ रही है। और हालांकि देश में बड़ी प्रसन्नता है इस बात से कि जिस लड़ाई को पिछले 500 सालों से लोग लड़ रहे थे, बिल्कुल उसमें अंतिम विजय मिली है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है उनके इस बयानों से। देखिए, शरद पवार के बयान पर कितनी दिन बहस चली थी, लगातार तमाम मीडिया ने ये मुद्दा उठाया था और तीखे प्रहार किए गए थे शरद पवार पर। अब हाल में इनका भी बयान आ गया है उद्धव ठाकरे का, तो एक अच्छा खासा मुद्दा मिल जाता है बीजेपी को। हाँ, नहीं ठीक है, बीजेपी को तो एक मुद्दा मिलता है, लेकिन रूलिंग पार्टी के तौर पर जब शिवसेना महाराष्ट्र में काम कर रही है, तो वो इस मुद्दे, इस अपने बयान से ये मैसेज देना चाहते हैं सारे लोगों में महाराष्ट्र के कि शिवसेना अब वो नहीं, शिवसेना नहीं है जो सरकार बनाने के पहले तक हुआ करती थी। अब वो एक सम्मिश्र राजनीतिक की ओर बढ़ रहे हैं, और वो सबको साथ लेकर के चलने वाले राजनेता के तौर पर अपने को स्थापित करना चाहते हैं। और इसी प्रयास में अभी देखिए, हाल में उद्धव जी ने कहा कि सरकार की स्टीयरिंग उनके हाथ में है। ये कहने की किसी मुख्यमंत्री को आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब एक्चुअल में स्टीयरिंग पर उसका कंट्रोल नहीं होता है, तब वो ये कह करके बताना चाहता है कि स्टीयरिंग पर उसका कंट्रोल है। तो उद्धव जी इस स्थिति में फंसे हुए हैं, और ये बयान अपने आप को सर्वमान्य नेता के रूप में, सर्वसम्मत नेता के तौर पर उभारने की एक कोशिश के तौर पर देखा जाएगा, और कुछ खास है नहीं इसमें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद त्रिपाठी जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो राम मंदिर निर्माण को लेकर अब एक नया बयान दिया गया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की तरफ से अब की बार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या जाने की क्या जरूरत है, उन्हें इतना बड़ा कार्यक्रम करने की क्या जरूरत है। ये औपचारिकता तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी निभाई जा सकती थी। उनके इस बयान के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये शिवसेना के पतन का परिचायक है, और अब इस मसले पर नई बहस शुरू हो गई है। तमाम ऐसे हिंदू संगठन हैं जो सीएम जो हैं, मुख्यमंत्री जो हैं महाराष्ट्र के, उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं और उन्हें घेरने का काम कर रहे हैं। आपको हम यह जानकारी दे दें कि 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण कार्य का शिलान्यास होना है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाएंगे शिलान्यास के लिए। और उनके इस कार्यक्रम की वजह से तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल उठा रही हैं। कोरोना का हवाला देते हुए उनके इस कार्यक्रम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि इस मसले पर राजनीति और कितना आगे तक जाती है। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।